हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना प्लीज़। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है लो विद ट्विंस। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को मैं शुरू करूंगा। अगर मैं इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन की बात करूं तो वही बातें बार बार हमें पता है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। जो तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है गवर्नमेंट का। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जिसका काम होता है लेजिस्लेचर के जरिए बनाए हुए कानूनों को और एग्जीक्यूटिव के जरिए एनफोर्स किए गए कानूनों को इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना। ये जुडिशरी का एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो मेरे दोस्तों, जब जुडिशरी के ये महत्वपूर्ण काम होते हैं, इसमें एक और जुडिशरी का फंक्शन आता है, वो आता है कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी में लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं और उन फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर किसको माना जाता है? जुडिशरी को ही माना जाता है। इसके साथ साथ जुडिशरी को ही बोला जाता है कि ये गार्जियन है या फिर ये प्रोटेक्टर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंट्री का, संविधान होता है, उसका प्रोटेक्टर भी, उसका प्रोटेक्शन करने वाला भी किसको माना जाता है? जुडिशरी को ही माना जाता है। मेरे दोस्तों, जुडिशरी को बहुत सारी पावर्स मिली हुई हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पावर है जुडिशियल रिव्यू की पावर। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी पावर की वजह से जो हमारा जुडिशरी है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाती है और इसी जुडिशियल रिव्यू की पावर की वजह से, इसकी मदद से जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन के रूप में काम कर पाती है। तो अब डिस्कस करेंगे। आप ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखोगे, आप ये सब कुछ लिखोगे कि भाई हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर जुडिशरी को माना जाता है। पर जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कैसे करती है? जी, अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज कर। ये पावर बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है। बहुत सारी पावर है जुडिशरी की, ये पावर बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पावर की माध्यम से, इसी पावर की मदद से जुडिशरी क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन के रूप में काम करती है। वैसे ही प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो दो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका प्रोटेक्टर जुडिशरी को बोला जाता है। और जुडिशरी कैसे प्रोटेक्शन करती है लोगों के फंडामेंटल राइट्स की? जुडिशियल रिव्यू की मदद से। कैसे करती है, ये होता क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले मीनिंग के साथ डिस्कस करते हैं, जुडिशियल रिव्यू के मीनिंग के साथ। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करूँ तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है एक ऐसी पावर है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, या आप छोटे शब्दों में बोल सकते हो जुडिशरी के पास, जिसकी मदद से जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स को, वेरियस लॉज को इंटरप्रेट करती है और उन्हीं को, फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? व्हेन अ लॉ इज पास्ड और इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर and that law is against the fundamental rights or that law is against the constitution of the country, then judiciary by using its judicial review power can review that law, उस law को review कर सकती है। and if judiciary finds it, yes, this law is against the fundamental right, then judiciary can declare that law as null as void। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी के पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी पावर है जिसका यूज़ करके जुडिशरी लेजिस्लेचर, जो हमारी विधान पालिका है, उसके जरिए बनाए हुए कानूनों की
निरीक्षण कर सकती है, उसका रिव्यू कर सकती है। और जुडिशरी अगर यह पाती है कि ये कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी के पास पावर है कि जुडिशरी इस पावर का यूज़ करते हुए उन कानूनों को रद्द घोषित कर सकती है, जीरो घोषित कर सकती है, वॉइड घोषित कर सकती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब आपको समझ आ गया होगा, तो हम एक छोटी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट की। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं जुडिशियल रिव्यू के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं, इसकी हिस्ट्री की बात करूं, तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शुरू हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने मारवरी वर्सेस मेडिसिन का एक केस हुआ था। उस केस में मारवरी वर्सेस मेडिसिन, मारवरी वर्सेस मेडिसन, MADISON, मारवरी वर्सेस मेडिसन का केस हुआ था एक 1803 में। इस केस में जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन को प्रतिपादित किया गया था, उत्पादित किया गया था। सबसे पहले इसी केस में ये डॉक्ट्रिन आई थी। इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू किसी कानून के थ्रू नहीं आया, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के एक डिसीजन मारवरी वर्सेस मेडिसन 1803, जो कि चीफ जस्टिस मार्शल थे वहां पर उस टाइम, जस्टिस मार्शल के प्रयासों के जरिए ये डॉक्ट्रिन आई थी। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार क्या था कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाता है और वो कानून लोगों के फंडामेंटल के राइट्स के अगेंस्ट है, तो भाई जुडिशरी के पास पावर होगी कि वो इस जुडिशियल रिव्यू की मदद से उस कानून का निरीक्षण कर सकती है, उसको देख सकती है, उसकी जांच कर सकती है। और अगर जुडिशरी को लगता है कि हाँ भाई ये कानून तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस कानून को जुडिशरी नल, जीरो, वाइड, शून्य घोषित कर सकती है। यहाँ से ये कंसेप्ट ओरिजिन हुआ था। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में हमारा जब संविधान बना, तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का कहीं भी एक्सप्रेसली जिक्र नहीं किया गया कि जुडिशरी के पास रिव्यू करने की पावर होगी, कहीं नहीं बोला गया। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13, जो आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि फंडामेंटल राइट के पार्ट में आता है, पार्ट 3 का ही आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, तो 12 के बाद 13 आता है, जो 13 आर्टिकल है, उसमें ये बोला गया है कि जुडिशरी के पास पावर होगी कि वो लेजिस्लेचर के जरिए बनाए गए कानूनों को ख़त्म कर सकती है, जीरो कर सकती है, वॉइड कर सकती है, शून्य कर सकती है, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे। बोलने का मतलब कहीं ना कहीं इम्प्लाइडली आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की पावर को दे दिया गया। एक्सप्रेसली इंडिया में ये पावर कहीं भी नहीं दी गई है। मेरे दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत सारे केसेस हुए हैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू है, मतलब लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानूनों को रिव्यू करना, ये जो पावर है, ये पावर जुडिशरी के पास है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस जुडिशियल पावर, रिव्यू की पावर को खत्म नहीं किया जा सकता। किस केस में बोला गया? हमारे मिनर्वा मिल का केस था। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1980 का। इसमें यही बात बोली गई कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता कि लॉ पास करके जुडिशियल रिव्यू की पावर को ही खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक केस हुआ था IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। IR कोहेलो का केस था। इस केस में 2007-8 में भी ये बात बोली गई थी कि भाई जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें चेंज नहीं लाया जा सकता। तो ये छोटी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी। यूएसए से कंसेप्ट चला, इंडिया में कंसेप्ट कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एक्सप्रेसली नहीं दिया गया, पर आर्टिकल 13 इसकी बात करता है। और हमारे इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इस कंसेप्ट को डेवलप किया, इस कंसेप्ट को आगे इंटरप्रेट किया। यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू ये जो कंसेप्ट है, जिसका मतलब होता है जुडिशरी के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर के जरिए बनाए गए कानूनों को रिव्यू कर सकती है, और वो कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट पाए जाए तो वो खत्म कर सकती है। इस कंसेप्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, अब इसके ऊपर आते हैं। तो अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की फीचर्स की बात करूं इंडिया के संदर्भ में या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ये है कि जुडिशियल रिव्यू पावर इज यूज्ड बोथ बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मेरे दोस्तों, ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर दी गई है वो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई है, हाई कोर्ट को भी दी गई है। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, किसी भी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, अगर वो ख़त्म किया जाता है किसी लॉ को पास करने के बाद, तो जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकता है रिट जुरिसडिक्शन के अंडर, और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जाएगा, और हाई कोर्ट में वो आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो हाई कोर्ट में केस फाइल करेगा, रिट फाइल करेगा। तो अगर किसी बंदे का फंडामेंटल राइट खत्म होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि वो लॉ पास जो किया है लेजिस्लेचर ने, उस लॉ को जो है वो रिव्यू करके डिसाइड कर सके कि वो लॉ वैलिड करना है कि उसे ख़त्म कर देना है, और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है। तो सबसे पहली फीचर ये बन जाती है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर हाई कोर्ट के पास भी दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी दी गई है। हाँ, जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके पास नहीं दी गई है। जो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, छोटे लेवल के कोर्ट्स होते हैं, उनमें ये पावर नहीं दी गई है। ये पावर केवल कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही दी गई है। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। जुडिशियल रिव्यू जो है वो अलाउड है सेंट्रल लॉ के लिए भी, स्टेट लॉज के लिए भी। मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया और वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो कोई पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट जाकर जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करवा सकता है। और जुडिशरी जो है वो सेंटर ने जो लॉ पास किया उसके अगेंस्ट भी जाकर डिसीजन दे सकती है, उसके रिगार्डिंग भी जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। वैसे किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्टेट लॉज के रिगार्डिंग भी इसका एक्सरसाइज, इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा, लिमिटेशन। मेरे दोस्तों, इंडिया में वैसे तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर के जरिए बनाए गए कानूनों को रिव्यू कर सकती है, देख सकती है, और अगर उसे लगता है कि ये कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं तो उनको ख़त्म भी कर सकती है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन कब ऐड की गई थी मेरे दोस्तों? 1951 में ऐड की गई थी। 1951 में पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए थे, अमेंडमेंट हुई थी, संवैधानिक संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी। और इस अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल ऐड की गई। मेरे दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा एक तो आर्टिकल्स होते हैं संविधान में, अनुच्छेद जिसको आप बोलते हो, एक शेड्यूल्स होती हैं संविधान में जिसको आप अनुसूचियाँ बोलते हो, और एक पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स भी संविधान में होते हैं। तो जब संविधान बना था उस टाइम पे टोटल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स थी। लेकिन बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई 1951 में, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। और इस शेड्यूल में क्या बोला गया, क्या एक्चुअल में बोला गया कि जितने भी लॉज हैं उन सभी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब लॉ पास किया लेजिस्लेचर ने, जुडिशियल उसका रिव्यू कर सकती है। लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने एक कानून पास किया और उस कानून का नाम 9th शेड्यूल में डाल दिया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो यही जो
शेड्यूल 9 है वो लिमिटेशन है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। हाउएवर अब इस चीज़ में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अभी तो आईआर को हेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसके बाद तो ये बोल दिया गया कि सभी लॉज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इवन वो 9 शेड्यूल में क्यों ना डाल दिए हों, अभी कंसेप्ट चेंज है। पर हाँ, लिमिटेशन जुडिशियल रिव्यू के ऊपर इंडिया में पहले थी जिसका नाम था 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कोई भी कानून डाल दिया उसका रिव्यू नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि ये क्यों बना होगा, ये ऐसा क्यों हुआ होगा, तो मैं किसी और लेक्चर में बता दूंगा। अगर आपको जानना होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं अच्छे से बता दूंगा। पर फिलहाल हम आगे अब बढ़ते हैं। इसके अलावा अदर फीचर है इट कवर लॉज ओनली। जुडिशियल रिव्यू किसका होता है? कानूनों का, लॉज का, एक्ट्स का। कोई पॉलिटिकल इश्यूज का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। अगर कोई पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है, पॉलिटिकल फिलोसफी है, उसका क्या रिव्यू करना, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू इज ओनली परमिसिबल इन केस इफ सम लॉ वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ समवन. But if some political issue, some political concept, this violates the fundamental right, that is not within the limits of judicial review. Next is it is not automatic. Judicial review automatic कभी नहीं होता है। मतलब जुडिशरी जो है एक लॉ पास हुआ लेजिस्लेचर के जरिए, तो जिसका फंडामेंटल राइट खत्म होगा या कोई पर्सन जो जिसे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वो कोर्ट में अगर केस फाइल करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तब जुडिशियल रिव्यू होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया और जुडिशरी खुद हर एक लॉ की स्क्रूटनी करने लगी है, हर एक लॉ को जुडिशियल रिव्यू करने लगी है। नो, ऐसा नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू ऑटोमेटिक नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक जब कोई पर्सन कोर्ट में केस फाइल करता है कि उसका फंडामेंटल राइट खत्म हुआ इस लॉ के कारण, या ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी, अदरवाइज देयर विल बी नो जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा डिसीजन इन जुडिशियल रिव्यू केसेस। जुडिशियल रिव्यू केसेस में डिसीजन क्या आएगा? 3 डिसीजन आ सकते हैं मेरे दोस्तों। पहला, अगर जब केस किया गया कि कोई पर्टिकुलर लॉ जो लेजिस्लेचर ने पास किया वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो पहला डिसीजन ये आ सकता है कि जुडिशरी को लगे हाँ भाई ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है कानून, उस कानून को खत्म कर दे, वाइड कर दे, शून्य कर दे, जीरो कर दे। दूसरा डिसीजन क्या आ सकता है? अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है तो उस लॉ को एज इट इज़ वैलिड रखे, बिल्कुल करार दे वैलिड, ये लॉ तो वैलिड है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा डिसीजन क्या आ सकता है? अगर मान लो वो लॉ इतना बड़ा है, उसमें एक पार्ट तो जुडिशरी के को लगता है कि एक पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो कुछ लोग वो फंडामेंटल राइट के अनुसार है, तो जुडिशरी क्या करेगी? जो पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा उसको खत्म कर देगी, और जो पार्ट फंडामेंटल राइट के अनुसार होगा, ठीक होगा, उसे वैलिड करार रखेगी। ये 3 डिसीजन जुडिशियल रिव्यू केसेस में आ सकते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 497 आईपीसी का सेक्शन है, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 497, जो बात करता था अडल्ट्री की, कि अडल्ट्री जो है कोई ऑफेंस है, उसको चैलेंज किया गया कि अगेंस्ट है, वुमेन के इक्वलिटी के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस अकेले सेक्शन को खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। आईपीसी तो बहुत बड़ी है, आईपीसी में तो 511 सेक्शन है, तो बस एक प्रोविजन अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट के, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ये एग्जांपल है जब पार्ट में जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज किया जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक पॉइंट आप और ये लिख सकते हो कि जो जुडिशियल रिव्यू का डिसीजन है वो इंप्लीमेंट किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी तो आज के बाद से जुडिशियल रिव्यू का डिसीजन जो है वो माना जाएगा, आज के बाद से वो लॉ वाइड हो जाएगा अगर वाइड किया जाता है, आज के बाद से वो लॉ खत्म हो जाएगा अगर खत्म किया जाता है। उससे पहले जो हुआ वो हुआ। जुडिशियल रिव्यू जो डिसीजन दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए, वो जजमेंट के तुरंत बाद से एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द अदर फीचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब हम इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू को के कंसेप्ट को क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो मेरे दोस्तों हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे भी हैं। तो कुछ बुरी बातें भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्रिटिसिज्म इसका जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट का किया गया स्कॉलर्स के जरिए। पहला है अनडेमोक्रेटिक। ये जो जुडिशियल रिव्यू है जिसके अनुसार जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर के जरिए बनाए हुए कानून को रिव्यू करके उसको ख़त्म भी कर सकती है, ये अनडेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ये डेमोक्रेसी है। इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अगर लोगों ने लेजिस्लेचर को चुना, एमपीज को चुना, एमएलएस को चुना, वो आगे जाकर लॉ बना रहे हैं, लोगों के लिए लॉ बना रहे हैं,
और जुडिशरी को इतनी पावर दे दी कि लेजिस्लेचर जो लोगों के जरिए चुनकर आई है उसके जरिए बनाए गए लोगों को खत्म करने की पावर जुडिशरी के पास आ गई। तो ये अनडेमोक्रेटिक है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के अगेंस्ट है। क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी लोगों से ऊपर हो गई, यहाँ पर जुडिशरी सुप्रीम हो गई। जो लेजिस्लेचर लोगों ने चुनकर भेजे वो पीछे रह गए, जुडिशरी ऊपर हो गई। जुडिशरी के पास पावर आ गई कि लोगों के जरिए चुने हुए लेजिस्लेचर के लोगों को जुडिशरी खत्म कर सकती है। तो दिस इज वेरी वेरी अनडेमोक्रेटिक। देन लैक ऑफ क्लैरिटी, जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो इंडिया में क्लियर नहीं है। कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है जो जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। आर्टिकल 13 में भी इसका जिक्र किया गया है, 32 में भी जिक्र किया गया, 226 में भी जिक्र किया गया, वेरियस आर्टिकल्स में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल इसका है नहीं। जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का ये बहुत धुंधला है, ये बहुत क्लियरिटी इसमें नहीं है। डिलेइंग सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू जो है वो डिले कर देता है लॉज को एक्चुअल में इफेक्टिव आने में। एक तो पहले लेजिस्लेचर बहुत मुश्किल से लॉ पास करती है, बहुत बिजी बॉडी है लेजिस्लेचर, आपको पता है, काफ़ी डिस्कशन होती है, डिबेट्स होती है, नंबर ऑफ टाइम्स टेबल्स के ऊपर स्टैंडिंग कमेटीज़ के ऊपर के पास जाते हैं वो लॉज पास होने के लिए। जब लॉ पास हो गया तो कोई पर्सन जाके बोलता है ये लॉ मेरे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, और फिर उसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऊपर से 5-10 साल लगा देती है। बड़ा डिले हो जाता है एक लॉ को इन्फोर्समेंट में आने के लिए, एक लॉ को एक्चुअल में एप्लीकेबल होने के लिए। तो जुडिशियल रिव्यू की वजह से क्या हुआ है, जो लॉ लेट पास होते थे, लेट बनते थे, काफ़ी टाइम लगाते थे लेजिस्लेचर्स को बनाने के लिए, बनने के बाद फिर और डिले हो जा रहा है जब केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला जाता है उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए। इसके बाद टेंड्स टू मेक द पार्लियामेंट लेस रिस्पॉन्सिबल, ये जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है ये पार्लियामेंट को बड़ा लेस रिस्पॉन्सिबल बना देता है। क्यों बना देता है लेस रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि पार्लियामेंट को पता है कि वी वुड बी चेक्ड बाय द जुडिशरी लेटर ऑन, जुडिशरी ही चेक कर ले फिर कि क्या ये लॉ सही है या सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो जुडिशरी चेक कर लेगी, हमने तो लॉ बना देना है बस। अब पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल ध्यान से लॉ नहीं बनाती, बिकॉज द पार्लियामेंट बिल डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट फॉर डिसाइडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। पार्लियामेंट अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पार्लियामेंट को पता है हमने लॉ बनाना है, बाकी ये सही है गलत है वो जुडिशरी चेक करती रहे। इट मेक्स द पार्लियामेंट लेस रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, जुडिशियल टायरार्नी, जुडिशियल टायरानी। ये जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है जुडिशरी को टायरानी, जुडिशरी की जो ऑटोक्रेटिकनेस है वो दिखाई देती है इसमें। जुडिशरी के पास इतनी पावर आ गई, जुडिशरी जो मर्जी कर सकती है, लेजिस्लेचर के जरिए बनाए गए लोगों को खत्म कर सकती है, वो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, लेजिस्लेचर की पावर लो हो गई, जुडिशरी ऊपर होगी, जुडिशरी अब जो मर्जी करे। जुडिशरी एक तरह से ऑटोक्रेटिक सिस्टम में दिखाई दे रहा है, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम, टायरानी जुडिशरी यहाँ पे शो कर रही है। तो ये सारी इसकी क्रिटिसिज्म है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस, स्टे विद अस।